हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो सॉलिड के लिए भी डिफाइन होती है, लिक्विड के लिए भी डिफाइन होती है और गैस के लिए भी डिफाइन होती है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर गैस। तो यहाँ पर हमें पता है सबसे पहला हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को यूनिट राइज इंक्रीज करने के लिए या फिर यूनिट राइज करने के लिए हमें कितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, और जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो जो हीट एनर्जी होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 1 किलोग्राम, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो है 20 डिग्री सेल्सियस पर। ये ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं और ये क्यू हीट के वजह से ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये जो क्यू हीट होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिमिलरली अगर ये क्यू हीट को नहीं कंसीडर करें और अगर ये क्यू डैश हीट को कंसीडर करें, ये क्यू डैश हीट के वजह से अगर ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाता है, तो ये जो क्यू डैश हीट होगी इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिमिलरली अगर क्यू डबल डैश हीट के वजह से अगर ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जा रहा है, तो ये जो क्यू डबल डैश हीट होगी इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब हीट एनर्जी देने के वजह से अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर यूनिट राइज कर जा रहा है, तो जो पर्टिकुलर जो हीट एनर्जी है उसी को ही हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये कंटेनर में पानी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पानी का जो मास है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं वो है 1 किलोग्राम। पानी का जो मास है वो है 1 किलोग्राम। तो अगर जो पानी का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर हमें 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है, तो उस केस में जो पानी है इसको हमने प्रोवाइड करना होगा 4186 जूल पर किलोग्राम ऑफ हीट एनर्जी। और यहाँ पर ये जो 4186 जूल पर किलोग्राम ऑफ एनर्जी, इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सिमिलरली 11 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस अगर हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 डिग्री अगर हमें राइज करना है टेम्परेचर, तो उस केस में हमें प्रोवाइड करना होगा 4186 जूल पर किलोग्राम एनर्जी, हीट एनर्जी। फिर से जब जाके ये पानी का जो टेम्परेचर होगा वो 11 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने के लिए हमने यहाँ पर कंसिडर किया दो एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और ये जो सिस्टम है वो है 22 डिग्री सेल्सियस पर, और यहाँ पर इसका जो पिस्टन है वो है रिजिड। हैंस जो वॉल्यूम होगा वो होगा कांस्टेंट, और इसके अंदर जो गैस जो एनक्लोज्ड है वो है 1 मोल की गैस। सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको हमने कंसीडर किया U1। यहाँ पर हमने एक और एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर किया है। इसमें जो पिस्टन है वो मूवेबल है, पिस्टन जो है वो फिक्स्ड नहीं है। हैंस जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। और यहाँ पर ये जो सिस्टम में जो गैस एनक्लोज्ड है वो है 1 मोल की गैस, और सिस्टम की जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है उसको हमने कंसीडर किया U1। और यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो है 22 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब दोनों जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो सेम टेम्परेचर पे, ये भी 22 डिग्री सेल्सियस पर और ये भी 22 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर ये है इनिशियल स्टेट और यहाँ पर ये सिस्टम का है फाइनल स्टेट, और यहाँ पर ये दोनों को हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे केस 1। ये वाले केस में जिसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं है, ये वाले केस में सिस्टम का इनिशियल स्टेट है ये वाली फिगर, और यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है वो है फाइनल स्टेट, और इसको हमने कंसिडर करते हुए चला केस नंबर 2। ये दोनों को हमने कंसिडर करते हुए चला केस नंबर 2। अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसको हम लोग क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं। तो क्यू हीट प्रोवाइड करने की वजह से होता क्या है, यहाँ पर ये जो सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाता है। तो अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो उस केस में ऑब्वियसली जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। जैसे कि हमें पता है जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। अगर टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेंगी। टेम्परेचर कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। तो जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस राइज करता है, हैंस जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी राइज करेंगी U1 से U2। तो फाइनल स्टेट में जो इंटरनल एनर्जी है वो है U2। सिमिलरली अभी होता क्या है, यहाँ पर ये वाला जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है केस 2 में, इसको भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्यू डैश हीट। क्यू डैश हीट की वजह से होता क्या है, यहाँ पर ये जो सिस्टम है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है। सिमिलरली जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती है, U2 है ये वाले स्टेट में इंटरनल एनर्जी। साथ ही साथ ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो हमें काम करके देता है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, और जो पिस्टन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये क्यू डैश हीट के वजह से हो क्या रहा है, ये क्यू डैश हीट के वजह से
जो टेम्परेचर है वो तो इंक्रीज कर रहा है, पर यूनिट राइज हो रहा है टेम्परेचर में, साथ ही साथ जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो हमें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में हमें काम भी करके दे रहा है, वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो क्यू डैश हीट है, क्यू डैश हीट की वजह से टेम्परेचर राइज कर रहा है, साथ ही साथ ये क्यू डैश हीट की वजह से सिस्टम हमें काम करके दे रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो क्यू डैश हीट है ये वो काम कर सकती है जो कि ये क्यू हीट कर सकती है। क्यू हीट क्या कर रही है, ये क्यू हीट के वजह से जो टेम्परेचर है वो पर यूनिट राइज कर रहा है। क्यू डैश हीट की वजह से भी पर यूनिट टेम्परेचर राइज कर रहा है, 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है, और साथ ही साथ ये क्यू डैश हीट के वजह से जो सिस्टम है वो हमें काम करके भी दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों केसेस में, यहाँ पर क्यू हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो टेम्परेचर है पर यूनिट राइज कर रहा है, यहाँ पर क्यू डैश हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो टेम्परेचर है वो पर यूनिट राइज कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो क्यू हीट होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाले केस में। सिमिलरली यहाँ पर क्यू डैश हीट, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वाले केस में। ये वाले केस में जो प्रेशर होगा वो होगा कांस्टेंट, और ये वाले केस में जो वॉल्यूम होगा वो होगा कांस्टेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया पिस्टन जो है वो है रिजिड। तो यहाँ पर ये वाले केस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट क्यों है उसके बारे में अभी हम लोग थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे। तो जो क्यू डैश हीट है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर जो हीट है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया जो क्यू डैश हीट है ये वो काम कर सकती है जो कि क्यू हीट कर सकती है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो क्यू डैश हीट होगी, हम लोग लिख सकते हैं जो क्यू डैश हीट होगी वो बराबर में होगी क्यू हीट के प्लस क्यू डैश हीट की वजह से जो सिस्टम है वो हमें काम करके भी दे रहा है, और जो क्यू डैश हीट होगी ऑब्वियसली क्यू हीट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, दोनों केसेस में जो गैस जो एनक्लोज्ड है उसका जो मास है वो है सेम। तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया यूनिट मास सब्सटेंस इन बोथ दी केसेस, दोनों केसेस में जो मास है वो है यूनिट मास, और जो टेम्परेचर इंक्रीमेंट है दोनों केसेस में वो है 1 डिग्री का, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ये वाले केस में जो टेम्परेचर होता है, ये वाले केस नंबर 1 में टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस राइज करता है। केस 2 में भी जो टेम्परेचर होता है 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस राइज करता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो केस 1 है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम का केस, और जो केस 2 है वो है कांस्टेंट प्रेशर का केस। प्रेशर कांस्टेंट की बात करेंगे। सिमिलरली केस 1 में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है क्यू, जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया, और केस 2 में जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है क्यू डैश, और जो क्यू डैश हीट होगी वो क्यू हीट के कंपैरिजन में ज़्यादा होने वाली है। केस 1 में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। केस 2 में इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है। केस 1 में जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं U2 माइनस U1। केस 2 में जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं U2 माइनस U1। नो डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर पर यूनिट राइज कर रहा है 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये वाले केस में जो प्रेशर जो कांस्टेंट है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाले केस में हमने प्रेशर कंसीडर किया था कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो इनिशियल स्टेट है वो, और यहाँ पर फाइनल स्टेट, मतलब ये वाला जो स्टेट है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और यहाँ पर ये वाला जो फाइनल स्टेट है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर पिस्टन का मास अगर एम होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ए होता है, आई मीन पिस्टन का मास अगर एम होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, और ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए होता है, तो उस केस में जो पिस्टन होगा वो नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा, और जो पिस्टन नीचे की तरफ जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसको विथस्टैंड करेगा ये गैस का इंटरनल प्रेशर, और दोनों प्रेशर बराबर में होंगे। मतलब जब वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो उस केस में जो पिस्टन होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो उस केस में जो पिस्टन का जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो जब पिस्टन का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा नीचे की तरफ, तो उस केस में जो गैस का जो इंटरनल प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा, और दोनों जो प्रेशर होंगे वो बराबर में होंगे, जब जाके जो पिस्टन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बाद इक्विलिब्रियम स्टेट में आ पाएगा। हैंस जो नेट प्रेशर होगा पूरे सिस्टम में वो कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरे रीज़न के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें थर्मोडायनेमिक सिस्टम को जब हमने हीट प्रोवाइड नहीं किया था, जब हमने क्यू डैश हीट प्रोवाइड नहीं किया था, उससे पहले सिस्टम का जो इंटरनल प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, जो कि होगा मान लेते वो है P प्लस P डैश। फिर उसके बाद क्या होता है, ये इनिशियल स्टेट में हम लोग ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं क्यू डैश हीट, जिसके वजह से क्या होता है वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे ही वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो जो प्रेशर होगा वो ड्रॉप कर जाएगा एज पर दी बॉयल्स लॉ, और जो प्रेशर होगा वो P होगा, और ये जो P जो प्रेशर होगा वो पूरे प्रोसेस में इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ये जो P प्रेशर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट क्यों रह रहा है। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दो तरीके से डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो उस केस में हम लोग ये वाला केस कंसीडर करेंगे, और जब कांस्टेंट प्रेशर कंसीडर करेंगे तो उस केस में हम लोग ये वाला केस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मतलब केस 1 कंसीडर करेंगे जब कांस्टेंट वॉल्यूम एज्यूम करेंगे, और जब कांस्टेंट प्रेशर कंसीडर करेंगे तो उस केस में केस नंबर 2। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया केस नंबर 1, जिसमें जो वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट, और ये वॉल्यूम में जो गैस एनक्लोज्ड है वो है 1 मोल की गैस, और ये जो पिस्टन है वो है रिजिड। तो ये 1 मोल की गैस ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एनक्लोज है, और ये सिस्टम का जो प्रेजेंट टेम्परेचर है वो है 22 डिग्री सेल्सियस। ये सिस्टम को हम लोग क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से जो 1 मोल की जो गैस है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो क्यू हीट प्रोवाइड करने की वजह से ये 1 मोल की गैस का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी उसको हम लोग बोलेंगे क्यू। तो जो क्यू होगी उसको हम लोग बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू क्यू। जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर उसको आप एक सिंपल वर्ड में अगर डिफाइन करना चाहो तो आप ऐसा बोल सकते हो, एक कंटेनर है जिसका जो वॉल्यूम है वो है फिक्स्ड और उसमें 1 मोल की गैस एनक्लोज है। तो अगर हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और हीट प्रोवाइड करने के वजह से, या फिर बोल सकते हैं कितना हीट हमें प्रोवाइड करना होगा वो 1 मोल की गैस के टेम्परेचर को पर यूनिट राइज करने के लिए, और जितना हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे वो जो हीट होगी वो होगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट। सिमिलरली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका मतलब ये होता है, यहाँ पर हमने कंसिडर किया थर्मोडायनेमिक सिस्टम केस 2, प्रेशर कांस्टेंट है, 1 मोल की गैस एनक्लोज्ड है। तो 22 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को पर यूनिट राइज करने के लिए हमने क्यू डैश हीट प्रोवाइड किया। तो ये जो क्यू डैश हीट होगी वो होगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर उसको हम लोग शो कर सकते हैं सी सबस्क्रिप्ट में पी, और वो बराबर में होगी क्यू डैश के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब ये है कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका प्रेशर कांस्टेंट है, 1 मोल की गैस एनक्लोज है। तो हमें कितना हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी वो 1 मोल की गैस के टेम्परेचर को पर यूनिट राइज करने के लिए, वो जो हीट होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी कांस्टेंट प्रेशर पर वो बराबर में होगी क्यू डैश के। और हमने डिस्कस किया था कि जो क्यू डैश जो हीट एनर्जी हो क्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया था। तो जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी कांस्टेंट प्रेशर पर वो ज़्यादा होगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के कंपैरिजन में। तो जो सीपी होगी वो सीवी के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होगी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस is the heat supplied per unit of that gas of that just wait for a second per mole of that gas in fixed volume। या जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसका जो डेफिनेशन होगा आप उसको कुछ इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द हीट सप्लाइड पर मोल ऑफ दैट गैस इन फिक्स्ड वॉल्यूम। और अगर प्रेशर कंसिडर कर रहे हो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह आ जाएगा प्रेशर फॉर पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। तो ये था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी।